देश पर गंभीर बिजली संकट मंडरा रहा है क्योंकि देश के करीब 50% थर्मल पावर प्लांट्स कोयले की किल्लत से जूझ रहे हैं और इनके पास हफ्ते भर से भी कम का कोयला बचा है। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी के कई बिजली घरों के पास तो बमुश्किल 2 से 3 दिन का कोयला स्टॉक में है। केंद्र सरकार ने कोयले की किल्लत का ठीकरा पिछली यूपीए सरकार के सर फोड़ा है। क्या देश एक बड़े बिजली संकट से जूझ रहा है? हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में कोयले से बिजली उत्पादन करने वाले बिजली घरों पर गंभीर संकट दिखाई दे रहा है। केंद्रीय बिजली प्राधिकरण यानी सीईए के 15 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक कोयले से चलने वाले कुल 100 बिजली घरों में से 46 के पास 7 दिन से भी कम का कोयला भंडार है। इनमें से 27 बिजली घर ऐसे हैं जिनके पास 4 दिन से भी कम का कोयला बचा है। संसद में घिरने पर केंद्र सरकार ने इसका ठीकरा पिछली सरकार पर फोड़ा है। This crisis, which has been a result of 5 years of policy flip-flop and uncertainty, has to be resolved. Our government has taken urgent steps. हालात सबसे ज्यादा एनटीपीसी के 6 बिजली घरों के खराब हैं। एनटीपीसी के सीएमडी अरूप रॉय चौधरी ने ऊर्जा मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है कि उनके 6 प्लांट में 2 दिन से भी कम का कोयला बचा है। इन 6 प्लांट से तकरीबन 17,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसमें उत्तर प्रदेश में मौजूद 3,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला रिहंद, 2,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला सिंगरौली प्लांट, मध्य प्रदेश का 4,260 मेगावाट बिजली बनाने वाला विध्यांचल प्लांट, छत्तीसगढ़ में 2,980 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला सिपत प्लांट और आंध्र प्रदेश में कुल 4,600 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले सिम्हारी और रामगुंडम प्लांट शामिल हैं। एनटीपीसी के मुताबिक रेलवे ने कोयला सप्लाई के लिए अतिरिक्त रैक देने से इनकार कर दिया है। एनटीपीसी केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रही है तो विपक्ष चुटकी लेने में व्यस्त है। सरकार की तो आदत पड़ गई है कि हर चीज को वो पुरानी सरकार पे ढोलना चाहते हैं। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन देश में बिजली संकट गहराने लगा है। कोयला मंत्री के मुताबिक उन्होंने कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय में अटकी पड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी देने की दरखास्त की है। उन्होंने राज्यों से भी मदद मांगी है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर फौरी तौर पर इस संकट से कैसे निपटेगी सरकार ताकि बिजली संकट को टाला जा सके। जाहिर है, जब देश में नई सरकार बनती है तो उसे सिस्टम को बदलने में या सिस्टम को अपने मन मुताबिक करने में समय लगता है, लेकिन यहाँ सवाल कोयले के संकट का है। जाहिर अगर कोयले के संकट की वजह से देश में बिजली का संकट पैदा होता है तो इसे लेकर नई सरकार को सवालों के जवाब तो देने ही होंगे। आखिर जिम्मेदारी के साथ ही जवाबदेही अपने आप आती है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। और आपको बता दें कि देश में बिजली फिलहाल सिर्फ कोयले के भरोसे है। देश का 58% बिजली उत्पादन कोयले से ही होता है। जाहिर है, कोयले में जरा सी कमी देश में बिजली संकट पैदा कर देती है। अब देखिए कैसे आता है ये संकट और बार बार क्यों आता है। स्थिति गंभीर है। देश के 27 बिजली घरों में 4 दिन से भी कम का कोयला बचा है। 45 घरों में 7 दिन से कम का कोयला और एनटीपीसी के 6 बिजली घरों में 2 दिन से भी कम का कोयला है। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है? क्या ऊर्जा मंत्री कोई नई बात बता रहे हैं? तकरीबन 1 महीना पहले भी ऐसी ही खबर आई थी। 13 जून 2014 को आई खबर के मुताबिक उत्तरी भारत के 16 पावर प्लांट, पूर्वी भारत के 10 और दक्षिण भारत के 13 पावर प्लांट में सिर्फ 4 दिन का ही कोयला बचा था। जबकि उत्तरी भारत के 33 पावर प्लांट, पूर्वी भारत के 23 पावर प्लांट और दक्षिणी भारत के 23 पावर प्लांट में सिर्फ 7 दिन का कोयला बचा था। यानी आज जो संकट सामने आया है वो नया नहीं है। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का यह कहना है कि यह पुरानी सरकार का दोष है। उनके आंकड़े के मुताबिक 2009 में कोयले से बिजली का उत्पादन 77,649 मेगावाट था, जो कि 2014 में बढ़कर 1,13,280 मेगावाट हो गया। यानी बिजली उत्पादन में 46% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन कोयले का उत्पादन इतना नहीं बढ़ा। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक 2008 और 9 में कोयला उत्पादन 342.6 मिलियन टन था, जो कि 2013 और 14 में बढ़कर 419.6 मिलियन टन हो गया। तो जहां बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी 46% हुई, वहीं कोयला उत्पादन में यह औसत सिर्फ 22.5% का ही था।
इज अ फैक्ट के कोयले की कमी एनटीपीसी के कई स्टेशन और कई राज्यों के भी अलग अलग स्टेशन पे है, पर उसकी वास्तव स्थिति ये है कि गत 5 वर्षों में कोयले का प्रोडक्शन उत्पादन लेस देन 2% ग्रोथ रहा है हर वर्ष। इस वक्त देश में 5000 मेगावाट बिजली की कमी है। जानकारों के मुताबिक ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्यों के बिजली बोर्ड अपनी क्षमता का 55 से 60% ही उत्पादन करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राज्य के बिजली बोर्ड भारी नुकसान में है, सब्सिडी देना पड़ता है और उत्पादन में भारी लागत लगती है। सवाल यह है कि अगर उत्पादन की क्षमता इतनी ज्यादा हमारे पास पहले से ही है तो बिजली पर इतनी हाय तौबा क्यों मचती है? और ऐसे में आपके मेरे पूरे देश के जहन में कुछ सवाल कौन रहे हैं। पहला सवाल, आखिर देश में बिजली संकट का जिम्मेदार कौन है? क्या कोयले पर ज्यादा निर्भरता ने बिजली संकट बढ़ाया है? क्या ऊर्जा संकट सीएजी, सीबीआई जैसी संस्थाओं की भी देन है? आखिर बिजली संकट से निपटने का क्या प्लान है मोदी सरकार के पास? और सवालों के जवाब देने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, ऊर्जा सचिव रह चुके हैं, पावर सेक्रेटरी रह चुके हैं अनिल राजदान साहब, बीजेपी के नेता नरेंद्र तनेजा और देश के जाने माने तेल विशेषज्ञ भी हैं। श्रीनगर से कांग्रेस के युवा चेहरा सलमान सोज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और यहां पर मैं पहले से ही अपने दर्शकों और अपने मेहमानों को एक बात साफ कर दूं, हम राजनीतिक तू मैं कतई नहीं करेंगे कि यूपीए की जिम्मेदारी, एनडीए की जिम्मेदारी या उससे पहले सरकारों की जिम्मेदारी। मैं दरअसल इस समस्या, इस संकट की जड़ में जाना चाहूंगा। और शुरुआत अनिल राजदान साहब आपसे करूंगा। मुझे ये बताइए, कोयले की बात करें, 58.75% उत्पादन कोयले के जरिए होता है बिजली का हमारे देश में। कोयले का संकट क्यों आता है? कोयले को लेकर हम लिबरलाइज्ड एक पॉलिसी क्यों नहीं ला पाते? अभी बजट आया, एफडीआई हम नहीं ला पाते हैं कोयले में। कोयले को ही हमने अपनी नीतियों का बंधक बना रखा है क्या? जी, काफ़ी तक का आप सही फरमा रहे हैं। कुल बात यही है कि जो हमारी ऊर्जा निर्भरता की स्थिति है उसमें कोयले पर हम बहुत हेविली डिपेंडेंट हैं और फ्यूचर में भी यही लगता है, फोर्सिएबल फ्यूचर में, कि हमारा कोयले पर ही डिपेंडेंस रहेगा, क्योंकि गैस की प्रोडक्शन काफ़ी कम रही है। हाल में आपने कंट्रोवर्सी देखी हुई है और कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो जब हमने बिजली एक डेवलपिंग कंट्री में हर घर में ले जानी है तो बिजली अफोर्डेबल होनी चाहिए। हाइड्रो प्लांट्स की जो प्रोग्रेस थी पिछले कई सालों में वो काफ़ी कम हो गई एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से। कुछ जो हमने करीब के प्लांट्स थे वो तो बना लिए, कुछ जो नॉर्थ ईस्ट में पर्टिकुलरली हैं उनमें एनवायरनमेंट इश्यूज भी हैं और एक्सेस इश्यूज भी हैं। वहाँ की जो एक्सेस रोड्स और वो नहीं बनी है, तो वहाँ उनको स्पीड अप करने के लिए हमें कुछ समय चाहिए होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो कोल सेक्टर में हमने अपने लिए ये एक नेशनलाइजेशन वाला एक रवैया अपनाया था, जो कि उस वक़्त सही होगा, और उसमें जो कोल माइनर्स और उन सब की स्थिति थी, एक्सप्लॉयटेशन की थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने कुछ किया और उसमें हमें सफलता मिली। बाद में ये इसेंशियली ये सारा कोल इंडिया के कंधे पे पड़ गया। बाद में हमने कैप्टिव कोल पॉलिसी भी चालू करी, जबकि जो लोग कैप्टिव कोल ब्लॉक्स ले सकते थे अपने कैप्टिव यूज के लिए, वो भी उनको एक्सप्लॉयट कर सकते थे। कुछ सेक्टर्स जैसे पावर, स्टील, सीमेंट, इसमें कुछ लिमिटेड सक्सेस हुई। मगर 2007 से बाद में जबकि आपका 11th प्लान आया तो उसमें बहुत क्वांटम जंप हमने अटेम्प्ट किया पावर प्रोडक्शन में, क्योंकि हमने लक्ष्य रखा था पावर फॉर ऑल, जिसको कि हम नहीं राजदान साहब, तेजी से उसकी तरफ जा नहीं रहे थे। तो हमें क्वांटम जंप लेने के लिए, जी राजदान साहब, अगर हम कोयले की, आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं सर, मेरे दर्शकों को ये समझाइए कि कोयले की हम बात करते हैं, मैं आगे गैस की और पानी की भी बात करूंगा, हाइड्रो एनर्जी की भी बात करूंगा। कोयले को लेकर अब कोलगेट आया,
और जो दोषी हैं, अगर वहां पर कोई दलाली खाई गई है, कोई वहां भ्रष्टाचार किया गया है, तो दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। पर दरअसल हमारी नीतियां की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, पर्यावरण मंत्रालय ने कहीं अड़ंगा डाल दिया, कोई सीएजी की रिपोर्ट आ गई, कहीं सीबीआई का केस हो गया और मामला ठप, बिजली गुल। हकीकत यह है क्या देश की? आप सही फरमा रहे हैं। इस वक्त डिमांड सप्लाई गैप है कोल का। इनफैक्ट जो कि 2016-17 के लिए अनुमान लगाया गया है, उसमें करीब 185 मिलियन टन का डोमेस्टिक जो डिमांड है और जो अवेलेबिलिटी है, ये डिमांड सप्लाई गैप है। ये भी ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो में है, जबकि हमें क्लियरेंसेस मिल जाए और जिस माइन हो रहा है कोल, उसकी इवैक्यूएशन हो जाए। तो एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, दूसरा ये है कि जो हमारे उसकी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए उन माइन से, 3-4 अहम रेलवे कनेक्टिविटीज हैं जो कि पोजीशन में नहीं है, जहां के फ्यूचर जो इंक्रीमेंटल कोल सप्लाईज है वहां से आएंगी जी। बाकी जो आपने कोल ब्लॉक एलोकेशंस का कहा, वो इसेंशियली जो कि प्राइवेट सेक्टर में कोल माइनिंग जाना था, वो नहीं जा पाया। वो प्रोडक्शन कई कारणों की वजह से नहीं हो पाई। साथ साथ एक रियलिटी है कि जो कोल माइनिंग एरियाज हैं उनमें बहुत सिवियर गवर्नेंस इशू है। बिल्कुल। अब जैसे एनटीपीसी का माइन है, पूरी डेवलप हो चुकी है, वहां से वो माइन कर नहीं पा रहे हैं। मुझे खबर ये आ रही है कि वो बाहर के लोग कुछ माइन कर रहे हैं वहां से कोयला। तो यही जो कोल इंडिया की भी जो कंपनीज हैं, वो भी ये तर्क सामने कई दफा पेश करती हैं अपने रिव्यू में। यानी कि आपका कहना यह है, अनिल राजदान साहब, आपका कहना यह है कि हमारी एक व्यावहारिक, एक प्रैक्टिकल नीति नहीं है कोल की। अगर हम बात करें, हमारी ऊर्जा नीति, हमारी बिजली, हमारा बिजली उत्पादन कोयला भरोसे तो है ही, भगवान भरोसे भी कहीं ना कहीं होता दिख रहा है। अगर अब मैं गैस की बात करूं, नरेंद्र, और आप विशेषज्ञ हैं इस मामले के, मैं थोड़ा दर्शकों को यह बताना चाहूंगा, हम चीन से आजकल बड़ी कंपैरिजन कर रहे हैं। चीन के बारे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि रूस के साथ 30 साल का करार किया है, गैस इंपोर्ट कर रहा है वो। कितने की? 24 लाख करोड़ रुपए की। दाम क्या है? $11 पर MMBTU। हमारे यहां पर गैस प्राइसिंग ही नहीं हो पाती है। हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं $14 से $18 पर, यहां दाम तय नहीं हो पाते। हमारी गैस बेस्ड एनर्जी जो प्रोडक्शन है, उसके चलते 9% पर अटक कर रह गई है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने देखिए सही कहा। अब हमारा कुल मिलाकर के आप देखिए, पिछले 3-4 साल के अंदर हमने देखा पूरा गैस सेक्टर जो है, वो जिस उत्पादन के स्तर पे देखिए, कीमत के स्तर पे देखिए, गैस गवर्नेंस के उस पे देखिए, सब जगह हमने एक तरह का पैरालिसिस देखा। क्योंकि पिछले उसके बाद सीएजी वगैरह का एक्टिविज्म जो हुआ, उसको लेकर के जो है मिनिस्ट्री के अंदर, सरकार के अंदर, सब जगह हमने देखा कि फैसले ले जाने बंद हो गए। अब स्थिति ये आ चुकी है कि गैस का उत्पादन जो है वो देश में कम हो रहा है और हमारी निर्भरता जो है वो आयातित गैस पर लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ गैस की जो मांग, चाहे वो बिजली के उत्पादन के लिए हो, चाहे वो घरेलू उत्पादन प्रयोग के लिए हो, हर जगह जो है उसकी मांग बढ़ रही है। तो जो गैस की हमारी जो पूरी नीति थी, और गैस को कहा जाता है कि वो इस सेंचुरी का ईंधन है गैस, ये गैस सेंचुरी है, उसको लेकर के एक हमको जो नीति लानी चाहिए थी, चाहे वो प्राइसिंग का मुद्दा हो, उत्पादन का हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का हो, या डिस्ट्रीब्यूशन का हो, वो कहीं भी आप जो देखा तो पिछले 3-4 साल में देखा कि हमने उसके अंदर कहीं दिशा नहीं थी। अब जो नई सरकार आई है, नरेंद्र, माफी चाहता हूं, बीच में रोक रहा हूं, और मुझे मालूम है थोड़ा सा लैग है, आप तक मेरी आवाज पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, माफी चाह रहा हूं, बीच में रोक रहा हूं। मुझे एक चीज समझाइए, ये जो चीन से कंपैरिजन की बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। मैंने रूस के साथ करार का जिक्र किया, 20 और देशों के साथ वो करार करते हैं। आगे के लिए उन्होंने मन बना लिया है कि सेफ, एफिशिएंट, ग्रीन पावर हम उसका उत्पादन करने वाले हैं। हम क्यों नहीं कर पाते हैं? हम सोते क्यों रह जाते हैं एक नेशनल प्रायोरिटी के इशू को लेकर? नरेंद्र जी।
आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए चीन जो है, जिस पाइपलाइन की आप चर्चा कर रहे हैं, जिस डील की आप चर्चा कर रहे हैं, चीन जो है वो 20 साल 30 साल आगे सोच के चल रहा है। चाहे वो रेलवे की बात हो, चाहे गैस पाइपलाइन की बात हो, चाहे गैस वितरण की बात हो, चाहे बिजली उत्पादन की बात हो, चाहे वो पर्यावरण की बात हो, एक पूरी इंटीग्रेटेड थिंकिंग है, इंटीग्रेटेड विजन है। वो हमारे पिछले 3 साल के अंदर हमने जो है वो सब कुछ बैक गियर पे लगा दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज वो स्थिति ये आ गई कि आज हमको बहस करनी पड़ रही है कि भाई आने वाले 3-4 दिन में क्या होने वाला है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर देश जो है वो सही तरीके से सोचे, जो भी सरकार हो, तो इसका समाधान सब है। वो चीन का एक अलग सोचने का तरीका है और वो एक अच्छा तरीका है। मुझे लगता है उससे हमको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। गुजरात ने जिस तरीके से बिजली और गैस की चीजों को हैंडल किया है, गुजरात राज्य सरकार ने, वो एक इंस्पिरेशन है। चीन इंस्पिरेशन है, गुजरात इंस्पिरेशन है, हमारे देश के अंदर अपने इंस्पिरेशन है। तो कुल मिलाकर के वो समय हमको करना पड़ेगा। और ये जो चीजें जो बीच में रोड़े लटकाते हैं, कोई रेगुलेशन के नाम पे, कोई सीएजी के नाम से, कोई इंक्वायरी के नाम से, उससे क्या होता है कि बहुत सेटबैक होता है, देश का पूरा जो ऊर्जा भविष्य है वो खतरे में आ जाता है। मुझे पार्डन, मैंने कहा राजनीतिकरण भी होता है मुद्दे का, तो वो खतरे में पड़ जाता है। तो बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद राजनीतिकरण आता है। दिल्ली में एक सरकार आई 49 दिन के लिए। 49 दिन के अंदर जो है उसने दिल्ली का पूरा जो पावर सेक्टर था उसको 5 साल पीछे कर दिया 49 दिन के अंदर। पता नहीं कहां से उनके आइडियाज थे, क्या विजन था। अब उसको इसलिए जो इसको लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखना, हमको ये समझना होगा कि अगर गैस नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो देश का भविष्य क्या होगा। और आज की तारीख में एक जमाना था लोग रोटी कपड़ा और मकान की बात करते थे, आज लोग बात करते हैं बिजली, गैस और रोजगार। बिजली, गैस और रोजगार जो इसको प्रदान कर पाएगा वही सत्ता में रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि वो बिजली लोगों को प्रदान करे, गैस की सही कीमत लेकर के आए और रोजगार जो है उसको पैदा करे, जिससे कि लोगों के चेहरे पे थोड़ा मुस्कान आ सके और अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी से बढ़ सके। सलमान, अनिल राजदान साहब ने थोड़ा जिक्र किया था पूर्वोत्तर भारत का, पनबिजली का, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, और आप जिस सूबे से ताल्लुक रखते हैं वहां पर भी असीम संभावनाएं हैं। आलम यह है सलमान कि आज की तारीख में उत्तराखंड में जबरदस्त बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, वहां पानी कहीं भी बह रहा है और हमारी पनबिजली परियोजनाएं जो हैं वो कम होती जा रही हैं। एनजीओ सेक्टर कहीं घुस जाता है, कहीं और संगठन घुस जाते हैं कि नहीं, बांधों की जो हाइट है वो नहीं बढ़ाने देंगे, नए बांध नहीं बनने देंगे। हम अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने पर आमादा रहते हैं क्या सलमान? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो डेवलपमेंट का एक कोर्स होता है उसको बहुत सोच समझ के आगे हमें चलना चाहिए। ये नहीं कि भाई आपने जैसे तनेजा जी कह रहे थे भाई सीएजी एक्टिविज्म या एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, ये वही सीएजी एक्टिविज्म है जिसको बीजेपी ने बहुत इस्तेमाल किया कांग्रेस के खिलाफ। इनको ये याद रखना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी जो बातें अभी कर रही है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का तो नारा नहीं सर, लेकिन सलमान, मुझे लगता है सलमान, मैं राजनीति में नहीं आना चाहूंगा। सलमान, मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल देखिए, मैं किसी की मंशा पर मुझे कंप्लीट करने दीजिए आप। जी, मैं 1 मिनट, मैं सवाल सीएजी की जैसे आपने बात की, सर सुन तो लीजिए। क्या सीएजी जैसी संस्थाएं हैं, उनके पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज है कि ये पावर सेक्टर की इंट्रिकेसीज पर वो सवाल उठाएं? मैं ये भी सवाल जोड़ना चाहूंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, हाँ, इसीलिए उसको देखिए मैं आपको ये मैं ये कह रहा हूं आपको कि जब वो एक्टिविज्म हो रहा था तो तब तो पूरे मीडिया से लेके बीजेपी से लेके और भी ऑपोजिशन पार्टीज बहुत शोर कर रही थी, तब तो आपको ये बात याद नहीं आई। लेकिन जहां तक कि हमें देखना है, जब आप कहते हैं हाइड्रो की बात करते हैं, आप चलिए जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, यहां भी पोटेंशियल बहुत है, लेकिन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की भी इतनी सिंपल चीज नहीं है। एक तो जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है, यानी कि बहुत लंबे अरसे तक ये प्रोजेक्ट बनते हैं। उसके बाद हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के एनवायरमेंटल जो एडवर्स इंपैक्ट हो सकते हैं वो भी बहुत ज्यादा है, तो उनको भी देखना पड़ेगा अच्छी तरह से। जैसे कोल प्रोजेक्ट्स को आप देखिए, कोल माइनिंग जहां पर होती है, आप देखिए कोल माइनिंग जहां हो रही है वो सस्टेनेबली हो रही है, वो वैसे हो रही है कि जिससे एनवायरमेंट भी ठीक है, जो लोग उससे असर होता है जिन लोगों पे, उनकी जिंदगी क्या होता है। आप तो बिजली ले लेंगे, लेकिन जो लोग जिनकी जिंदगी पे डायरेक्ट असर पड़ा उनका कौन सोचेगा। और बाय द वे, ये पॉलिसी पैरालिसिस की बात तो मुझे आप थोड़ा इम्प्लिसिटली वो बात भी कर रहे थे। मैं आपको ये बताऊं कि यूपीए के टाइम में 10 से 20% तक के वो प्रोजेक्ट होंगे जिसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस में उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि इनमें एनवायरमेंटल कंसर्न ज्यादा थे। अदरवाइज
ऐसी कोई बात नहीं थी। 80% प्रोजेक्ट्स तो इन्होंने अप्रूव किए थे। पिछले एक साल में 140 प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप था, उसके अंडर 72,000 मेगावाट के ये कैपेसिटी इंस्टॉल की गई। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए इस बार हमें पता है, बहुत महीनों से पता है कि यहां पर बारिश की कमी हो सकती है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता था। आपको यह पता होगा कि इस वक्त काफी सारे हाइड्रो जो हमारे प्लांट्स है उनमें वाटर कैपेसिटी बहुत लो है। बिल्कुल है। यहां से कोल की भी प्रॉब्लम है और ये बातें पुरानी हैं। तो जो गवर्नमेंट आती है कहती है हमें भी अच्छे दिन दिखाने हैं, मैं मानता हूं, ठीक है, उनको टाइम लगेगा, लेकिन कंटिजेंसी प्लानिंग तो हो सकती है। ये थोड़ी आप कहेंगे भाई अब तो यूपीए की सारी प्रॉब्लम है तो लोगों का क्या होगा। चलिए मैं समझ गया। अब मेरे पास सिर्फ 45 सेकंड है। तीनों खास मेहमानों से मेरी गुजारिश है, राजदान साहब आपसे शुरू करूंगा। एक लाइन में क्या चाहेंगे कि हमारे घर में, देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वेस्ट ने जो भी प्रोग्रेस की, यूरोप हो, अमेरिका, वो बिजली की बिना पर 67 साल बाद हम बिजली पर चर्चा कर रहे हैं। एक आपकी सजेशन सरकार को, एक लाइन में तीनों। राजदान साहब पहले आप। जी, मैं कहूंगा कि हमें एनर्जी की पर्सपेक्टिव प्लानिंग करनी चाहिए। जो एक तो इमीडिएट है वो तो हम कर ही रहे हैं, कोल का के फ्यूचर के लिए और ग्रिड सेफ्टी के लिए हमें हाइड्रो को बढ़ावा देना चाहिए और जो न्यू रिन्यूएबल सोर्सेज है उन पे भी करना चाहिए। हाइड्रो में मैं समझता हूं कि हमें स्टोरेज जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे बहुत अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर अगले 10-20 सालों में बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाएगा जी। और मेरी पर्सनल राय ये है कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के बजाय जो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं वो ज्यादा यूजफुल हैं सर, और वो ज्यादा जियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल डैमेज नहीं करते। हाँ, सिर्फ एक वाक्य में आपकी सजेशन। हमें उन लोगों को पार्टनर्स बनाना चाहिए उन प्रोजेक्ट्स में। नरेंद्र, आपकी सजेशन एक वाक्य में प्लीज। हाँ, मेरा सजेशन यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ठोस कार्यक्रम बनाए हैं जिससे कि गैस सेक्टर में, ऑयल सेक्टर के अंदर, कोल सेक्टर के अंदर और सब सौर ऊर्जा रिन्यूएबल भारी सुधार उसमें किया जाएगा। हमारा सिर्फ एक आग्रह है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, क्योंकि ये राष्ट्रीय समस्या है और इसका हमने राष्ट्रीय समाधान ढूंढना है। इस पर राजनीति ना करें, ये एक नेशनल मिशन है और कांग्रेस पार्टी संसद में और संसद के बाहर और सब लोग हमारा साथ दें। हम वायदा करते हैं कि 2019 तक जो है हम 24/7 पूरे देश को बिजली प्रदान करेंगे। वाक्य लंबा हो जाता है, आप बहुत लंबा वाक्य बोल देते हैं। सलमान, आपकी सजेशन। मेरी सजेशन ये होगी कि जिस तरह से हम चल रहे थे, अब आप इसको सिर्फ हाइड्रो अलग ना देखें, कोल अलग ना देखें, एक एनर्जी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव देखें जिसमें आप तमाम एनर्जी जो सोर्सेज है उनको मिला के देखेंगे तो आपकी मेरे ख्याल में एक अच्छी पॉलिसी बनेगी, उससे हिंदुस्तान का फायदा होगा। सलमान, आपका, नरेंद्र जी और अनिल राजदान साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो नेशनल प्रायोरिटी हमें बनानी होगी बिजली उत्पादन को। वैसे दरअसल ऊर्जा मंत्रियों का यहाँ पर हाल ऐसा रहता है कि नॉर्दर्न ग्रिड में आपको ध्यान होगा उत्तर भारत में ब्लैकआउट हो गया था। जो तत्कालीन ऊर्जा मंत्री थे उनको कोई इस बात की सजा नहीं मिली या कोई रिप्रिमांड नहीं मिला, उन्हें देश का गृह मंत्री भी बना दिया।